लेकिन संजय जी, एक समय ऐसा था जब आप लोग युवाओं की आवाज़ थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उन लोगों का मुद्दा है उससे आप लोग हट गए हैं। युवा जो है वो सड़कों पर है। आप लोग अपना करियर ज़रूर बना रहे हैं, आप लोग अलग अलग पार्टी में ज़रूर ज्वाइन कर लिए हैं। जयराम विधायक बन गए हैं, आप आजसू ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब युवाओं की आवाज़ कौन उठाएगा, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। आजसू नौजवानों की पार्टी है, आजसू झारखंडी जनभावनाओं की पार्टी है। और आप पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए। अब मैं आपके ही करिश्मा जी, आपके ही इसी सवाल पर मैं बताता हूं कि इन लोगों में कितना दोहरा चरित्र है। हमारे अनुसूचित जिले हैं जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, और पेशा कानून की जब आप पूरी भावना को समझेंगे तो उसमें यह है कि ग्राम सभा को शक्ति दी गई है। सरकार ये चाहती है कि नियम कानून एक तरफ और हम जो कहेंगे वही नियम बनेगा, उसके अनुसार सरकार चलना चाहती है। अपना आप डेस्परेट क्यों हैं कि किसी एक व्यक्ति को ही एक पद पर रखना है? क्या आप मतलब कोई तोता चाहते हैं पुलिसिया सिस्टम में कि आप जो कहें वही वैसा करे? हर बार राज्य सरकार किसी न किसी विवाद में पड़ जाती है, कभी पेशा को लेकर, कभी डीजीपी को लेकर, कभी कोयला बालू को लेकर। विधि व्यवस्था को लेकर लगातार आजसू सवाल उठा रही है। आज इसी को लेकर आजसू के नेता संजय मेहता राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ संजय मेहता मौजूद है। आज आप राज्यपाल से मुलाकात किए हैं, क्या कुछ मामला था? लगातार आप लोग विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी इसको लेकर कई बयान दिए थे। उनका कहना था कि राज्य में जो विधि व्यवस्था है पूरे तरीके से चरमरा चुकी है। आज क्या कुछ मामला था? नहीं, हमने गवर्नर साहब से समय मांगा था और उन्होंने दिया था। काफ़ी लंबी बातचीत हुई, लगभग आधे घंटे तक, 45 मिनट तक बातचीत हुई। और जो मैंने आंकड़े दिए वो देख करके चौंक गए और उन्हें बिल्कुल से ऐसा विश्वास नहीं हो एक बारगी कि ये हालात हैं झारखंड के अंदर। और जब हमने आंकड़े दिए उनको पूरे 2020 से लेकर के दिया था, लेकिन छोड़ते हैं पुरानी बातों को। अगर हाल के आप महीनों में देखेंगे, अगर ये जनवरी 2025 के आंकड़ों पर गौर करेंगे और उसके बाद अभी जून के महीने तक, तो हमने देखा कि जनवरी के महीने में झारखंड में 127 मर्डर की घटनाएँ हुई। अब सिर्फ जनवरी में जब हमने देखा कि 127 मर्डर की घटनाएं हुई, तो झारखंड पुलिस के आधिकारिक आंकड़े को हम लोगों ने गौर किया तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने तक 380 मर्डर की घटनाएं हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा हजारीबाग में एनटीपीसी की डीजीएम की गोली मारकर हत्या की गई, रांची में अनिल टाइगर की हत्या की गई, कांके में, और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ राज्य के अंदर हुई हैं। तो फिर मीडिया रिपोर्टों को हमने देखा कि जब आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है तो ये अप्रैल तक, फिर मार्च अप्रैल के बाद आपका मई जून तक का क्या आंकड़ा है, तो पूरे लगभग 640 मर्डर की घटनाएं हैं। अब आप बताइए कि एक राज्य के अंदर दिन दहाड़े 640 लोगों को मार दिया जाता है गोलियों से या किसी तरीके से हमले से। इसका मतलब ये साफ झलकता है कि राज्य के भीतर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ख़राब हालात में है और एक तरीके से कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल निचले पायदान पर है। तो हमने गवर्नर साहब से कहा कि आप इस पर कुछ संज्ञान लीजिए, पहल करिए। तो हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ अपनी बाध्यताएं हैं और मेरी भी अपनी एक सीमा है, लेकिन फिर भी मैं सरकार को ज़रूर इस पहलू पर बताऊंगा। तो इससे पूर्व हमने डीजीपी साहब को भी पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री साहब को भी लिखा है। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ की पुलिस, ये जो कोयला और बालू में इतनी संलिप्त है, सब लोग जानते हैं पूरे राज्य के अंदर, वो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में अपना मेहनत दिखाए, यही हम कहना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि डीजीपी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद जो है वो राज्य में शुरू हो गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आ रहा है। लगातार केंद्र सरकार की ओर से पत्र लिखा जा रहा है और इधर से राज्य सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन दिया गया है। बिना वेतन के डीजीपी काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे। तो क्या ऐसा लगता है कि विधि व्यवस्था में इसको लेकर कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल रहा है? क्या इतने सारे जो हमारे यूपीएससी क्वालिफाई करके आईपीएस आते हैं और इस राज्य के अंदर कई आईपीएस को आपने प्रमोशन दिया है, आपने कई लोगों को डीआईजी बनाया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो और नए हमारे आईपीएस हैं जो झारखंड कैडर के, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या अगर आपके पास काबिल अगर आईपीएस ऑफिसर्स हैं तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? ये मतलब इतना आप डेस्परेट क्यों हैं कि किसी एक व्यक्ति को ही एक पद पर रखना है? क्या आप मतलब कोई तोता चाहते हैं पुलिसिया सिस्टम में कि आप जो कहें वही वैसा करे? अच्छा, इसमें आप एक चीज़ गौर करिए कि बिना वेतन के कोई व्यक्ति काम करता है क्या? लेकिन आपने एक ऐसी स्थिति पैदा की है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब आप कोर्ट में जा रहे हैं और आपने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जिस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आप क्यों चाहते हैं कि डीजीपी साहब टिके रहें। इसका मतलब कि कुछ इंटरेस्ट होगा
जो सरकार में बैठे लोग हैं या जो सरकार को चला रहे हैं या फिर जो भी राजनीतिक सत्ता के केंद्र में हैं, कहीं ना कहीं कोई एक इंटरेस्ट है जिसके कारण से वो चाहते हैं कि वो बने रहें। मेरा सवाल है सरकार से कि अगर आपके पास काबिल आईपीएस ऑफिसर्स हैं और उनको प्रमोशन दिया जा सकता है या फिर उनको वो दायित्व दिया जा सकता है कि वो पुलिस महानिदेशक के पद का निर्वहन कर सकते हैं और कोई ना कोई योग्य तो होगा ही, तो उनको मौका मिलना चाहिए और इस तरह के विवादों में ना पड़ के हर बार राज्य सरकार किसी न किसी विवाद में पड़ जाती, कभी पैसा को लेकर, कभी डीजीपी को लेकर, कभी कोयला बालू को लेकर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एक संवैधानिक सिस्टम में सब कुछ चीज़ों को चलाए। बार बार जा कर के आप हर चीज़ का समाधान कोर्ट से ही चाहते हैं, मतलब कोई एक नियुक्ति भी होगा तो लोग कोर्ट जाएंगे, आपके ऑफिसर्स भी टिके रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसके लिए कोर्ट जाएंगे। सरकार क्या कहना चाहती है कि हम अपने मनमर्जी से चलाएंगे। इससे एक चीज़ जो परिलक्षित होता है, एक चीज़ जो दिखाई पड़ता है कि सरकार ये चाहती है कि नियम कानून एक तरफ और हम जो कहेंगे वही नियम बनेगा, उसके अनुसार सरकार चलना चाहती है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अच्छा संजय जी, आजसू का जो क्रेज पहले था अब कहीं ना कहीं वो कम हो गया है, कैसे चीज़ों को ट्रैक में लेकर आइएगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में कई ऐसे लोग हैं जो आजसू का दामन छोड़कर कहीं और भी गए हुए हैं, तो ऐसे में कैसे चीज़ों को ट्रैक में लेकर आइएगा फिर से? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी से अभी जून तक के महीने में आपने देखा होगा कि आजसू में कई लोगों ने ज्वाइन किया। लगातार ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हम लोगों ने भी आप लोगों को आमंत्रित किया था मीडिया के कार्यक्रमों में, तो लगातार ज्वाइनिंग का काम चल रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि क्रेज कम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 22 जून को हमारा स्थापना दिवस है और मैं बताना चाहता हूँ कि रांची में एक बहुत बड़ा हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पूरे राज्य से कार्यकर्ता जुटेंगे, इवन के उड़ीसा और बंगाल से भी हमारे कार्यकर्ता आएंगे जो आजसू पार्टी के हैं। तो हो सकता है कि एक नैरेटिव सेट करने में या डिजिटल प्रेजेंस में या मीडिया के प्रेजेंस में हम थोड़ा कम दिखे हों, बट संगठन जो अपना ज़मीनी स्तर पर है उसकी मजबूती पूर्ण तौर पर है और संगठन अपने मिजाज के साथ काम कर रहा है और संगठन आगामी कार्यक्रमों को लेकर के बहुत गंभीर है। और हमारे अध्यक्ष जी ने 6 महीने का वक्त इस सरकार को दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 6 महीना सरकार को वक्त देंगे, क्योंकि कोई भी अगर पार्टी या सरकार में आई है तो पहले दिन से हम सवाल करने लगेंगे तो ये भी बहुत तर्कसंगत नहीं है कि हम सरकार में 2 दिन बैठे और आप तुरंत सवाल करने लगे। तो हम लोगों ने 6 महीने का वक्त दिया था और 6 महीने का वक्त अब लगभग पूरा हो गया है। अब हम लोग सरकार से सवाल करेंगे कि जो जो आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो में उसको क्या क्या आपने पूरा किया, और उन सारे चीज़ों पर, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग सवाल करने वाले हैं। अच्छा संजय जी, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा आप लोगों ने उठाया था, आंदोलन भी आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आंदोलन जो है वो पीछे हटते जा रहा है। तो क्या इसको भी लेकर आने वाले समय में रणनीति बनाई गई है कि आने वाले समय में फिर से जो आंदोलन है वो शुरू होगा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि 1932 को लेकर के जितना आवाज़ आजसू ने उठाया है, किसी ने नहीं उठाया है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि 1932 का जो हमारा सर्वे था वो एक कैडेस्ट्रल सर्वे था और 1932 में झारखंड के सभी क्षेत्र कवर नहीं हो पाए थे। तो उसमें एक वर्ड ये भी हम लोग जोड़ते हैं कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट। तो मतलब कमोबेश खतियान जो है स्थानीयता का आधार होना चाहिए जब जिस तरफ सर्वे हुआ, लेकिन खतियान स्थानीयता का आधार होगा और 1932 को आधार माना जाएगा। इसको लेकर के हम लोग हमेशा से गंभीर रहे हैं और ये हमारे राजनीतिक संकल्पों में भी रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि इस वक्त हम लोग सरकार में नहीं हैं और जो वर्तमान में सरकार है उसके मैनिफेस्टो में ये बात शामिल थी। उसके मैनिफेस्टो में क्या बात शामिल थी कि हम 1932 आधारित, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, पेशा कानून को लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू होगी। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर दिशोम गुरु की भावना की पार्टी इस वक्त नेतृत्व कर रही है, उनके बेटे इस वक्त मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और वो झारखंडी भावनाओं से खुद को अगर करीब पाते हैं तो इस फैसले को पूरा करने में दिक्कत कहाँ है? सरकार को पूरा करना चाहिए। आप दूसरी बार सरकार में आए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन की स्थितियों को ना पैदा कर समाधान के रास्ते की तरफ सत्ताधारी दलों को जाना चाहिए। तो अगर सत्ताधारी दल इस समस्या का समाधान कर देता है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं करता है तो हम उसी तेवर के साथ सड़क पर नजर आएंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। पेशा कानून को लेकर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 1996 में पेशा अधिनियम लागू किया गया था अनुसूचित क्षेत्रों में, जहां पर आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल सके, लेकिन अब इसे राज्य में लागू करने की दिशा में कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी अलग दावे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि लगातार उन लोगों का कहना है कि आदिवासियों के हित में केंद्र सरकार नहीं सोचती है, बीजेपी नहीं सोचती है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे अनुसूचित जिले हैं, जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, और पेशा कानून की जब आप पूरी भावना को समझेंगे तो उसमें ये है कि ग्राम सभा को शक्ति दी गई है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली जो है उसको शक्ति दी गई है।
अब सवाल ये है कि सरकार की बातें कितना कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं आप ये देखिए। एक तरफ कांग्रेस शिविर का आयोजन कर रही है, वो कह रही है कि हम लोगों से सुझाव ले रहे हैं। जेएमएम ये कहती है कि हमारी नियमावली बन गई है, और ये दोनों की अलायंस की सरकार है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार के अंदर कोई नियमावली बनेगा तो वो पार्टियां बनाएगी, या सरकार के अंदर जो हमारे जिम्मेवार मंत्री हैं या विभाग के सेक्रेटरी वो बनाएंगे? तो ये बातें क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि दोनों का इस मसले पर अलग अलग रुख है। जेएमएम ये कहती है कि हमने नियमावली तैयार कर लिया है, तो अगर नियमावली तैयार हो गया तो ये सरकार का सामूहिक नियमावली है, और अगर आप सुझाव मांग रहे हैं इसका मतलब कि आप आई वॉश कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर दोनों ही पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि दोनों पार्टी की जो विचारधारा है वो अलग है। चाहे हम सरना धर्म कोड को लेकर बात करें तो आपने देखा होगा कि एक दिन पहले कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सवाल भी उठ रहे थे। उनका कहना था कि पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, और पार्टी अपने अपने तरीके से मुद्दे उठाएगी। इनके विचारधारा में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है ये भी समझिए। आपने सरना की बात की और धरना की बात की। अब मैं इसको बताता हूँ। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जब पहले हमारा 1961 से पहले जब हमारा कॉलम हुआ करता था, 1961 की जनगणना में जब आदिवासी कॉलम हटाया गया, उस वक्त आप गौर करेंगे कि कांग्रेस ने इसको हटाया। और ये 2012 की बात है कि उस वक्त के हमारे झारखंड के ही एक सांसद थे लोहरदगा से, उन्होंने सदन में आवाज़ उठाया कि ये सरना धर्म कोड पूरा होना चाहिए ये मांग, तो इसको अव्यवहारिक बता दिया गया, और उस वक्त भी यूपीए की सरकार थी। ये तो दो बातें हुई, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दोहरा चरित्र तब दिखाई पड़ता है कि आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड मांग रहे हैं। कांग्रेस के साथियों के लिए कहना चाहता हूँ, तो आप अगर ये चाहते हैं धर्म कोड, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी फ़ायदा होगा, झारखंड के भी आदिवासियों को फ़ायदा होगा, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को फ़ायदा होगा, उड़ीसा के आदिवासियों को फ़ायदा होगा। तो फिर आपका धरना प्रदर्शन सिर्फ रांची में क्यों होता है? क्या सरना धर्म कोड की मांग जो कांग्रेस की है वो सेंट्रली मांग रहे हैं और सभी आदिवासी इलाकों में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि ये सिर्फ नौटंकी झारखंड के अंदर चल रही है? अगर आप चाहते हैं कि सभी राज्यों के आदिवासियों का कल्याण हो, तो इसका मतलब कि ये आपका एक नेशनल कैंपेन होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आपका झारखंड के अंदर है। तो इसका मतलब कि आप हटाने वाले हैं, आपने लागू नहीं किया, और आपने अव्यवहारिक बताया, और आप पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए। अब मैं आपके ही करिश्मा जी, आपके ही इसी सवाल पर मैं बताता हूं कि इन लोगों में कितना दोहरा चरित्र है। आपने पेशा कानून की बात की। पेशा कानून क्या कहता है कि ग्राम सभा को शक्ति मिलेगी, और ग्राम सभा को जब शक्ति मिलेगी तो चाहे वो खनन की बात हो, चाहे वन की बात हो, चाहे वन संपदा की बात हो, चाहे खनिज संसाधनों की बात हो, या ग्राम सभा की शक्ति की बात हो, अगर वहाँ पर कोई खनन करने भी आएगा तो ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मेरा कहना यह है कि अगर पेशा कानून से आदिवासी समुदाय ज़्यादा सशक्त होगा अगर वो लागू हो जाता है तो, और देश के अन्य 10 राज्यों में लागू है, तो मेरा कहना यह है कि अगर पेशा कानून ज़्यादा एम्पावर कर रहा है ट्राइबल कम्युनिटी को, तो आप उस पर अपनी प्राथमिकता नहीं तय करते हुए आप आई वॉश करने लगते हैं। तो इससे साफ झलकता है कि आप लागू नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ गेंद इसके पाले में उसके पाले में बयानबाजी करना चाहते हैं, और 5 साल इसी तरह से वक्त निकालना चाहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि पेशा कानून को झारखंड के अंदर तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इस पर किसी प्रकार की गेंद इसके पाले में उसके पाले में नौटंकी नहीं की जानी चाहिए, और पेशा कानून लागू होगा तो झारखंड के आदिवासी समुदाय ज़्यादा सशक्त होंगे, उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली, वन, खनिज सब कुछ सुरक्षित रह सकेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5वीं अनुसूची के जो हमारे क्षेत्र हैं झारखंड के अंदर, और मुझे लगता है कि लगभग 13 जिले के आसपास हैं, और 132 ब्लॉक इसके, मतलब समझिए कि झारखंड के 264 ब्लॉक में 132-33 ब्लॉक, जहाँ तक आंकड़े हैं ध्यान नहीं आ रहा है, तो उतना प्रभाव पड़ेगा। तो इतनी बड़ी आबादी पर जब इसका प्रभाव पड़ेगा वो ज़्यादा सशक्त होंगे, और आप कहते हैं हम आदिवासियों की सरकार हैं, मूलवासियों की सरकार हैं, दिसोम गुरु की भावना पर हम चलना चाहते हैं, तो दिसोम गुरु तो हमेशा जमींदारों के खिलाफ लड़े, और आज आदिवासियों की ज़मीन लूट रही है, और आदिवासियों की ज़मीन पेशा कानून से बच सकती है, तो आप अडानी साहब से मीटिंग कर रहे हैं उनको बुला करके कांके रोड में, सीएम हाउस में। तो ये कैसा चरित्र है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन संजय जी, एक समय ऐसा था जब आप लोग युवाओं की आवाज़ थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उन लोगों का मुद्दा है उससे आप लोग हट गए हैं। युवा जो है वो सड़कों पर है, आप लोग अपना करियर ज़रूर बना रहे हैं, आप लोग अलग अलग पार्टी में ज़रूर ज्वाइन कर लिए हैं, जयराम विधायक बन गए हैं, आप आजसू ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब युवाओं की आवाज़ कौन उठाएगा? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं।
आजसू नौजवानों की पार्टी है, आजसू झारखंडी जनभावनाओं की पार्टी है। 22 जून 1986 को जब आजसू बना और 2005 में जब आजसू पार्टी बना, तो आजसू ही वो संगठन था जिसके आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को वार्ता करनी पड़ी थी और फिर हमारा अलग झारखंड राज्य बना था। तो जब हम लोगों ने झारखंड राज्य को बनाया है और एक एक झारखंडी जनमानस को अगर कुछ समस्या होगी तो आजसू पार्टी खड़ा होकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही मेरी विदेश मंत्रालय में बात हुई। आपको पता होगा कि झारखंड के 5 मजदूर वेस्ट अफ्रीका में फंसे हुए हैं। वो जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आजसू पार्टी को भेजा, मुझे भेजा। मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि झारखंड के 5 मजदूर, भारत के 5 नागरिक जाकर के विदेशों में फंसे हैं, पश्चिम अफ्रीकी देश में फंसे हैं, तो सरकार को संवाद करना चाहिए था विदेश मंत्रालय से। मैं सरकार नहीं हूँ, आजसू पार्टी सरकार नहीं है, और विदेश मंत्रालय को जवाब भी सरकार को देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक लूपहोल्स है, एक गैपिंग है, वो इस पर संजीदा नहीं है। तो सरकार हमसे वार्ता कर रही है और सरकार को मैं इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा हूँ। सरकार जब भी कुछ परिजनों के संदर्भ में कुछ सूचना मांगती है तो हम लोगों ने परिजनों को मदद की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज लगभग 55 दिन में उन गरीब मजदूर परिवारों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दिया गया। हम लोगों ने चावल दिया, दाल दिया, पैसे दिए, आर्थिक मदद की और उनके परिवारों को मदद पहुंचाते हुए लगातार उनको जो फंसे हुए लोग हैं उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहाँ सरकार में संजीदगी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन युवाओं का क्या संजय जी? आखिरी जाते जाते मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी, क्योंकि आपने देखा होगा जेपीएससी को भी लेकर जो 11वीं मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जेपीएससी 11वीं की, उसको चुनौती दी गई है कोर्ट में। अब अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि जितनी भी परीक्षाएं यहाँ पर होती है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। तो इन लोगों की आवाज कौन बनेगा? अब कौन है ऐसा जो इन लोगों की आवाज बनकर सामने आएगा? आजसू पार्टी बनेगी। संजय मेहता एकदम खड़ा है। जब भी हमारे छात्र नौजवान याद करेंगे, और लगातार मेरे पास लोग आते हैं, मैं अभी गया था, ऐसा नहीं कि आंदोलन में नहीं गया था। और अभी देखिए, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले फोन आया मुझे अभ्यर्थियों का कि झारखंड सरकार ने शायद कंप्यूटर टीचर के लिए वैकेंसी निकाली है। अब सरकार में पता नहीं कैसे लोग बैठे, उन्होंने कंप्यूटर टीचर की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए BCA का डिग्री लेना चाहिए, MCA की डिग्री लेना, उन्होंने B.Ed मांग दिया है। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो BCA MCA के साथ B.Ed करना जाएगा? तो सरकार को थोड़ा व्यवहारिक तौर पर सोचना चाहिए। तो अभी उन लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने सब BCA MCA किया था कि हम लोग कंप्यूटर टीचर बनेंगे झारखंड के अंदर। और सोचिए, हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। झारखंड निर्माण के बाद से अब तक कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी ही नहीं हुई थी, और इस बार जब वैकेंसी आया तो उसमें B.Ed मांग दिया। तो अभी सब अभ्यर्थी फिर से उन्होंने लिखा है शायद विभाग को, अब शायद उस पर कुछ बात होगी। तो अभ्यर्थियों की सारी समस्याओं का हम लोग संज्ञान ले रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं और सड़क पर उतर कर भी आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो आजसू कहीं भी चुप नहीं बैठेगा, इस बात का भरोसा हम बाइस्कोप को दिलाना चाहते हैं। तो देखिए, झारखंड में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपने देखा होगा झारखंड के युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। 11वीं जेपीएससी का मेरिट लिस्ट जारी होता है और उसके बाद इसको चुनौती दी जाती है हाईकोर्ट में, और अभ्यर्थियों का कहना है कि जब जब यहाँ पर परीक्षाएं हुई है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। आपने सुना कि संजय मेहता का स्पष्ट तौर पे कहना है कि युवाओं को जब जब जरूरत पड़ेगी संजय मेहता के साथ साथ आजसू पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।